गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। जय गुरुदेव। ये युक्ति पार्ट 2 है। पहले हमने 3 भागों में शक्ति के बारे में देखा, 4 भागों में हमने मुक्ति के बारे में देखा, एक भाग हमने युक्ति का भी देखा। ये युक्ति का दूसरा भाग है। तो एक क्रमशः आप देख सकते हैं। तो जिन लोगों ने नहीं सुना, देखने का तो कुछ है नहीं। तो जिन्होंने नहीं सुना तो वो सुन सकते हैं अपने स्पेयर टाइम में। मनुष्य जाति के साथ हमने अगले पार्ट में देखा कि टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई ना, आगे बढ़ती गई। पहले पत्थर से, फिर धातु से, अग्नि से, फिर व्हील से, चक्र से, ऐसे चलते चलते टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती। जब मैं बोलूं टेक्नोलॉजी तब आप युक्ति भी समझता, और युक्ति समझो तो टेक्नोलॉजी या टेक्टिक भी समझना ना। आगे हमने देखा कि हाउ टू का जवाब है वो टेक्नोलॉजी है, युक्ति है। कैसे करेंगे तो वो टेक्नोलॉजी है। आज हम एक के बाद एक 4 कहानियां सुनेंगे, जिससे हमारे जो युक्ति का जो पॉइंट है वो क्लियर होता जाएगा। तो युक्ति पार्ट 2, 4 कहानियां। एक पुरानी हमारी जो कहानियां होती है, किसी भी प्रदेश की, भारत की नहीं, किसी भी प्रदेश की पुरानी कुछ कहानियां होती है। उसमें बहुत सार होता है ना। छोटी सी कहानी तो छोटी सी होती है, लेकिन उसके अंदर ऐसे बड़े पॉइंट्स छिपे हुए होते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते कभी कभी। तो पंचतंत्र की कहानियां हैं, आप भी देख सकते हैं यूट्यूब पे। और ईसप की बोध कथा है, वो भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। और बहुत सारी कथाएं हैं हर प्रदेश की, दुनिया के, जो हमें छोटी छोटी कथा है, लेकिन उसमें बड़े बड़े पॉइंट्स हैं, बहुत बड़े पॉइंट्स हैं। लेकिन वो इतनी सरल है कि हमें पता नहीं चलता। तो पहली कहानी हम देखते हैं वो पंचतंत्र से है।
ये पुराने समय की बात है। एक आदमी था, वो एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था। वो टाइम में तो कुछ था नहीं, लोग पैदल चलते थे, साइकिल भी नहीं थी। तो उसने अपना एक बकरी, भेड़ अपने कंधे पे उठाई थी। ऐसे रात होने वाली थी, वो बहुत डरा हुआ था, लेकिन उसको जाना ही पड़े वैसा था। अपने गांव लौट लौट रहा था बकरी लेकर। तो 6 चोर थे। उसका ध्यान पड़ा कि ये आदमी के पास बकरी है, हमें बकरी ले लेनी है, लेकिन हमें कोई हिंसा नहीं करनी है, युक्ति से करना है। तो वो आदमी घने जंगल में जा रहा होता है। तो ये 4 चोर है, वो दौड़ के आगे कुछ कुछ अंतर पे बिखर जाते हैं। तो ये आदमी जा रहा होता है, पहला चोर मुड़ के आता है उसके साथ। फिर बोलता है, कैसे हो राम राम जी। फिर बोलते हैं, ये कुत्ता लेके कहाँ जा रहे हैं। तो कि कुत्ता नहीं है, ये तो बकरी है यार, आपको नींद आ रही है। ऐसा करके वो हंस के निकल जाता है। कुछ देर चलता है तो दूसरा चोर आता है सामने। वो बोलता है, ये कुत्ता लेके कहाँ जा रहे। तो क्या भाई, नहीं है, ऐसा नहीं है, ये तो बकरी है, तुम्हें गलत फहमी है। लेकिन फिर वो थोड़ा आगे चलता है तो देख लेता है कि नहीं नहीं, बकरी ही है, ये लोग गलत फहमी। थोड़ा आगे चलता है, तीसरा चोर मिलता है कि ये आप कुत्ता लेके कहाँ जा रहे हैं। तो फिर बोलता है, नहीं नहीं, बकरी है। लेकिन देखता है तो कान थोड़े ऐसे लगता है कुत्ते जैसे। फिर भी बोलता है, नहीं नहीं, देखो ऐसे तो बकरी है, कान है थोड़े कुत्ते जैसे। आगे जाता है, चौथा चोर मिलता है, बोलते हैं, कुत्ता लेके कहाँ जा रहे हैं? तो इसको फिर शंका जाती है। तो देखता है कि कान भी वैसा है और मुंह भी थोड़ा थोड़ा कुत्ते जैसा ही दिखता है, और दांत भी साले थोड़े कुत्ते से मिलते आते हैं। वो डर जाता है कि ये बेचने वाले ने, मुझे देने वाले ने शायद बकरी के बदले कुत्ता दे। थोड़ा आगे जाते हैं, पांचवा चोर आता है कि देखो ये कुत्ता लेके कहाँ जा रहे हैं। तो अभी उसको तो पक्का शक हो जाता है कि ये कुत्ता ही है, लेकिन फिर भी लगता है कि घर जाके पहुंच के देख लेंगे, कुत्ता हो गया तो छोड़ दे। ऐसा करके आगे चलता है तो छठवा चोर आता है, सिक्स्थ। वो बोलता है, ये कुत्ता लेके कहाँ जा रहे हैं? काट जाएगा तो हड़कवा हो जाएगा, वो तुम्हें इंजेक्शन, वो ना तुम पागल हो जाओ, छोड़ दो इसको। तो वो डर के मारे छोड़ के भागता है। तो वो जो चोर है वो मिले हुए होते हैं, तो बकरी का बच्चा है या बकरी है, भेड़ है, वो उठा लेते। मीन्स एक ही सत्य, असत्य अगर बार बार आपको रिपीट किया जाए
तो वो जो असत्य है वही सत्य लगता है, और जो सत्य है उससे हम डर जाते हैं, उसके ऊपर हमें बहुत शंका होने लगती है। इसलिए जो पुनरावर्तित असत्य है या जो व्यापक असत्य है उसको हम सत्य मान लेते हैं। हाँ, देखो पूरे बाजार ले लो, कोई भी स्टॉक मार्केट ले लो, दुनिया का कोई भी बाजार ले लो, या कोई भी राजनीति ले लो, इसमें यही चलता है। हाँ, क्योंकि वही असत्य है, वो पुनरावर्तित किया जाता है। देखो आप कोई पुराना न्यूज़पेपर ले लो, तो उसमें लिखा होगा कि भारत का विकास अभी 10 साल में हो जाएगा। तो 2020 के पेपर में भी लिखा होगा, 2010 का पेपर में भी लिखा होगा, 2000 के पेपर न्यूज़पेपर में भी लिखा होगा, अखबार में 2000, उसके 10 साल पहले, उसके 10 साल पहले, इवन आजादी टाइम पे भी लिखा होगा कि 10 साल में भारत सुखी संपन्न आनंदमय शांतिमय देश बन जाएगा। करेक्ट। और आज भी अखबार उठा लो, तो ये हेडलाइन ये लोगों ने बचा के रखी है, इसमें सिर्फ तारीख ही लोग बदलते हैं अखबार वाले। वही का वही आप छाप दे। तो जो हिटलर का जो प्रचार मंत्री था गोबेल्स, उसने कहा कि भाई कोई भी असत्य को मैं सत्य बना सकता हूँ, क्योंकि मैं बार बार वही बोलूंगा, 1000 बार। करेक्ट। और वैसे भी लोग तो जो सत्ता है, धन है, या जो सौंदर्य है, हाँ, उसके आगे सब मान ही लेते हैं। इसलिए सत्य को से लड़ते नहीं, लोग छुपा देते, क्योंकि लड़ना तो उनको भी पता है कि असंभव है। जो बकरी है बकरी है, कुत्ता है कुत्ता है, कुत्ता तो है ही नहीं। इसलिए जो सत्य असत्य बार बार रिपीट किया गया, वो हमें सच लगता है। जैसे मैं 60 साल के ऊपर है, मुझे बोला गया कि ये दक्षेश भाई है, दक्षेश भाई है, दक्षेश भाई है, दक्षेश है। करेक्ट, ये है। हाँ, इसका सरनेम दलीचा है, दलीचा है, दलीचा है, दलीचा है। फिर बोला गया हिंदू है, हिंदू है, हिंदू है। फिर बोला गया जैन है, जैन है, जैन है। फिर बोला गया टीचर है, टीचर है, टीचर है। फिर बोला गया सत्य, हाँ, कि सीनियर टीचर है, सीनियर टीचर है, सीनियर टीचर है। करेक्ट, तो मैं मान बैठा। हाँ, और मुझे वो अच्छा भी लगता है ना। फिर बोलता है भारतीय है, भारतीय है, भारतीय है। करेक्ट। तो ये जो असत्य है, जो व्यापक है और पुनरावर्तित है और पुरातन है, बहुत पुराने काल से चले आते हैं। करेक्ट, वो असत्य है, उसको कोई महापुरुष भी नहीं छेड़ता, वो भी चलाए रखता है कि मैं बोलूंगा तो ये सब मार देंगे। जैसे हमें बोलाया गया है कि मनुष्य जाति उत्तम है, उत्तम है, उत्तम। करेक्ट, लेकिन हम सब मिलके 52 अरब 52 बिलियन जीव की हत्या कर देते। करेक्ट, तो हम कैसे उत्तम हुए भाई? हम कैसे विकसित हुए? हम कैसे नैतिक हुए? हम कैसे धार्मिक हुए? देखिए, जहन्नुम में मनुष्य के लिए एक खास जगह होगी, लेकिन ये कोई बोलेगा तो लोग उसका आश्रम छीन लेंगे, डंडे मारेंगे। करेक्ट। और अनगिनत कठिनाइयों में। करेक्ट। इसलिए स्वामी जी भी वो थोड़ा बोलते हैं कि आप उत्तम है, उत्तम। नहीं तो फिर वो बॉय एक लड़का है, लड़के जैसा होता है ना। एक लड़का अखबार बेच रहा था,
कि 510 लोगों के साथ छेतरपिंडी हुई। 510 लोगों को ठगा गया, 510 लोगों को ठगा गया, चिल्लाता है। तो आदमी निकलता है एक, वो बोलता है ये 510 लोगों को ठगा गया। करेक्ट। तो वो कहता है कितने का पेपर है? बोलता है ऐसे तो एक का है, लेकिन आज 10 रुपये का है। क्यों? क्योंकि इसमें 510 लोगों को ठगा गया है, ऐसे न्यूज है। करेक्ट। तो वो आदमी ले जाता है, जैसे ही वो लेता है आगे जाके पढ़ना चालू करता है, वो लड़का पीछे बोलता है 511 ठगे गए, 511 ठगे गए, 511 ठगे गए। करेक्ट। तो जो असत्य है वो हमेशा पुनरावर्तित करने से वो सत्य जैसा दिखता है, या उसको व्यापक बना दो, करेक्ट, तो भी वो असत्य है वो सत्य बनता है। और लोकशाही में तो ये हो गया अभी। हाँ, अगर 90 लोग कुछ उसका मत है, 99 का मत है, और आप अगर आपके पास एक ही मत है, तो लोग आपको देख के रास्ता मोड़ देंगे कि सुबह सुबह में दक्षेश भाई का मुंह देखने को मिला। करेक्ट। तो हमेशा सत्य है वो मिनिस्क्यूल हो माइनॉरिटी में होता है, वो माइनॉरिटी होती है। कोई भी युग ले लो, कोई भी काल ले लो, और कोई भी प्रदेश ले लो, सत्य हमेशा माइनॉरिटी के पास ही होता है। अगर वोटिंग होगा तो असत्य ही जीतेगा। हाँ, क्योंकि असत्य कन्वीनियंट है, वो अनुकूल है, जबकि सत्य अक्सर प्रतिकूल होता है। करेक्ट। लोगों को उसका जो सिखाया गया है 60 साल तक, मुझे कोई बोलेगा कि तू राकेश भाई है, तो मैं कहे भाई तू नाम ठीक से ले, मैं दक्षेश भाई हूँ, राकेश भाई नहीं। करेक्ट ना। कोई हमारा इंसल्ट कर देता है, ऐसा हमें लगता है, तो हम बोल देते हैं तुझे पता नहीं है मैं कौन हूँ। करेक्ट। क्योंकि सबने पंप मारा है, हमारी माताजी ने पंप मारा है कि तेरा जैसा कोई नहीं, पिताजी ने पंप मारा है कि तेरे जैसा कोई नहीं। सब अपने अपना पंप मार के अपना अपना हेतु निकाल के चले गए, लेकिन हवा हम में भर गई। वो हवा निकालने वाला कोई नहीं है। करेक्ट। इसलिए जो जागृत पुरुष है, बुद्ध पुरुष है, उसको दिन में 3 टाइम हवा निकालनी पड़ती है। कहीं कहीं हवा भर जाती। करेक्ट। इवन हवा निकालने वाले को हवा भर जाती है कि मैंने इतने लोगों की हवा निकाली। करेक्ट। वो हवा भर जाती। तो हमें अक्सर देखना है थोड़ा पीछे मुड़ के कि हवा तो नहीं है, तो कुछ भुजंगासन कैसा कुछ पादहस्तासन करके हवा हमारी निकालने की है। करेक्ट। ये इसका एक ये भी मतलब सत्य के बारे में, युक्ति होगी वो हमेशा व्यापक होगी, वो पुनरावर्तित होगी। करेक्ट। तो हमने ये देखा पंचतंत्र की वार्ता से कैसे असत्य को सत्य में बनाया जाता है। जैसे कुछ डेटा है, चारों तरफ अभी तो प्रवाहित किया जाता है। करेक्ट। तो वो डेटा पे एल्गोरिदम्स काम करते हैं। जैसे कुछ नाम है वो आपके तक पहुंचे ही नहीं, वैसा उसमें सॉफ्टवेयर बिठाया है, या वो नाम आप ले तो उसके बारे में जो उल्टा है वही आपके पास पहुंचे। ऐसे नाम आप बिठा सकते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन आपके तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और कोई भी नाम है, जैसे अभी रमी की सर्कल की जाहिरात आती, क्रिकेट में वो जुगाड़ रमते हैं टीम बनाने का, तो उसको लाखों गुना करके बड़ा दिखाया जाता है। लेकिन कहीं जगह पे मंदिर है, कोई लोग जाता है आस्था से, या कोई मस्जिद है, या कोई प्रेम है, मैत्री है, ऐसी चीजों को दबाया जाता है। कि लोग वहां तक पहुंच गए,
हाँ, तो पूरा अर्थतंत्र, बाजार और राजनीति का सत्यानाश हो जाए। तो ऐसे अभी एल्गोरिदम्स सेट किए गए हैं, तो वो इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती नहीं, और जो इंफॉर्मेशन आपके तक पहुंचाने की है, जैसे कि पॉर्न साइट्स है, वो आपको सामने से आएंगे कि ये अच्छी है, ये अच्छी है। करेक्ट। सो जुआ है, दारू है, जो भी जीवन के लिए ठीक नहीं है, वो आपके पास हजारों गुना बड़ा करके आ जाएगा। आप में भय फैला दिया जाएगा कि रोजी रोटी के बिना क्या करेंगे, इसके बिना क्या करेंगे। हाँ, तो ये लोग जो भय और लोभ, करेक्ट, उसके आधार पर हजारों युक्तियां बनती है। देखो, युक्ति के चार मुख्य आधार है, वो आगे भी हमने देखे हैं। एक है भय के आधार पे युक्ति। भय से बचने आदमी कहीं भागता है तो वहां पे ट्रैप होता है, वो ट्रैप हो जाता है। जैसे मैं नौकरी में ट्रैप हो गया था भय में, करे कि भाई मेरे फैमिली का क्या होगा, मुझे भय लगे, तो नौकरी में बैठा रहा 35 साल, ट्रैप हो गया। तो उसका आधार क्या था? भय। फिर लोभ। लोभ के आधार पे मैं वहां टिका रहा। हाँ, एवरेज 13% हर साल, 12-13% सैलरी बढ़ती थी, तो लोभ जगा, करेक्ट, तो वहां बैठा रहा। फिर गर्व। गर्व भी देते हैं कि आप अफसर है, आपके पास ये गाड़ी है, ये ड्राइवर है, आपको ये सब करना है, आपके ये सब अधिकार है, करेक्ट, तो थोड़ा गर्व भी होता है। करेक्ट। तो तो भी मैं ट्रैप में फंसा रहा। और गिल्ट, अपराध भाव होता है। देखो, कि आप में ये कमी है, आप में वो कमी है, आप में ये अपूर्णता है, आप में ये दुर्गुण है। हाँ, असल में सबसे बड़ा जो धंधा है वो गिल्ट के आधार पे होता है। आदमी जिससे भी सस्ते में और जल्दी से सुखी हो जाता है, उसको गंदा बताते हैं। जैसे साधु लोग स्मोकिंग करते हैं, तो बोलते हैं ये तो कैसे लोग हैं, करेक्ट, क्योंकि वो सुखी हो गए। अभी वो अर्थतंत्र में वो गुलाम नहीं बनेंगे, नौकरी नहीं करेंगे, गुलामी नहीं करेंगे। इसे, अगर वो आदमी को अगर हाईलाइट किया गया, तो फिर बैंक में कौन काम करेगा, रेलवे में कौन काम करेगा, करेक्ट, कौन दुकान जाएगा, वो जज भी बाजू में बैठ जाएगा कि ये धंधा। खुश तो ऐसे भी आराम से हो सकते हैं, गुफा में बैठे बैठे, तो जंगल में बैठे, चलम पियो, चाय पियो, कोई भक्त कुछ खाना दे जाए तो खा लो। अगर ऐसे लोग, संतोषी लोग, अगर, ये तो क्या है, कंटेजियस है। वो तो इन्फेक्शन लगता है। इसलिए आप भी अगर कोई ऐसे संतोषी व्यक्ति के पास जाओ, तो आपकी वाइफ ही नाराज हो जाएगी कि देखना भाई, इसकी आबरू अच्छी नहीं है। क्योंकि उसको डर लगता है कि ये भी अगर हो गया तो घर कैसे चलाऊंगी, बच्चे हैं, ये है, करेक्ट, लोग भी उसको डराते, करेक्ट, और काफी डराते। तो हमने देखा कि ये जो असत्य है ना, उसको बार बार बोला जाता है, बार बार, लगातार, निरंतर, और व्यापक। फिर क्या होता है, वो व्यापक रूप में बोला जाता है। आप बाहर निकलो तो भी वो, पेपर उठाओ तो भी वो, रेडियो चालू करो तो भी वो, करे, वही का वही आपको सुनाई देता है। तो आपको लगता है कि यही सत्य है। हो भी सकता है, लेकिन उससे बड़ा भी सत्य है कुछ, जो ये पुनरावर्तन और व्यापकता के द्वारा दबाया जाता है। हाँ, तो जो मेजोरिटी रूल होता है वो हमेशा असत्य का होता है। गुरुजी हमेशा कहते थे, हाँ, कि डेमोक्रेसी इज मोबोक्रेसी। डेमोक्रेसी कोई अच्छा सिस्टम नहीं है। हाँ, आप सही है, लेकिन 999 लोग
गलत है। हाँ, तो पूरा 1000 लोगों का भविष्य है। हाँ, वो बिगड़ जाएगा गलत रास्ते से। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसे ही होगा। 999 जो गलत है वो आसानी से एक आदमी को हरा देगा, या जहर दे देंगे जैसे सोक्रेटिस के किस्से में हुआ, या जैसे गैलीलियो के किस्से में हुआ। गैलीलियो ने माफी मांग ली तो वो उसको बख्शा दे गया। करेक्ट। सोक्रेटिस ने माफी नहीं मांगी, या हरिश्चंद्र ने नहीं मांगी। करेक्ट। तो आप जब अनपॉपुलर होते हैं, जब लोकप्रिय होते हैं, तब आप असत्य का असत्य में ही अक्सर होते हैं। ट्रूथ कैन नेवर बी पॉपुलर। सत्य कभी लोकप्रिय नहीं होता। करेक्ट। तो ये हमने देखा कि कैसे जो सच है उसको छिपाया जाता है। कैसे कि असत्य को पुनरावर्तित करो। आदमी उठे तब हाथ में पेपर ले तभी भी वो, और रात को वो टीवी स्विच ऑफ करे तब तक उसको बार बार लगातार निरंतर, हाँ, वही असत्य दिखाएगा, वही असत्य सुनाएगा। करेक्ट। देखो, इसलिए तो कहते हैं कि योग में, करेक्ट, मेरे पापा इतने दुखी थे कि तू ये गलत लाइन पे चला गया। करेक्ट। वो काफी दुखी होके मरे। करेक्ट। लेकिन मुझे पता था कि मुझे लगता है कि ये सच है, और बाकी के लोगों को अगर वो सच लगता है तो वो भी मेरे लिए ठीक है। मेरे पास ऐसी कोई सत्ता या शक्ति नहीं है कि मैं उसको जाके रोकूं, ना ऐसी कोई मेरे पास मॉरल अथॉरिटी है। करेक्ट। मैं बता सकता हूँ, फिर उसको वो देख सकते हैं अपने हिसाब से। हाँ। तो ये एक पहली स्टोरी थी जो हमने सुनी। एक दूसरी वार्ता है, वो काफी खूबसूरत। एक गांव था, उसमें एक आदमी आया। फिर वहां वो गांव वाले बैठे थे। वो बड़ा एक व्यापारी था वो गांव का। उसको बोला कि मुझे 20 बंदर चाहिए। तो आसपास बंदर तो बहुत थे। बोलते मैं एक बंदर का 100 रुपया दूंगा। तो के बंदर का तू क्या करेगा? तो के वो तुम्हें नहीं देखना है, तुम मुझे 20 बंदर दो रस्सी से बांध के। करेक्ट। मैं उसका संग्रह करूंगा, स्टॉक रखूंगा। तो वैसे भी वो बंदर तो फ्री थे ये लोगों ने। उसने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गांव वालों को कि आपको 8-8 रुपया दूंगा, और पर बंदर व्यापारी को 2 रुपया मिला। तो गांव के सब लोग सब काम छोड़ के बंदर शाम तक पकड़ लाए 20। फिर ये आदमी ने 2000 रुपये गिन के दे दिए। फिर के ये बंदर तो क्या, नहीं नहीं, अभी मुझे और ज्यादा संख्या में चाहिए। करेक्ट। तो आप इसे रखो अपने पास, मैं फिर 15 दिन बाद आऊं, और दूसरा ऑर्डर है। तो ये व्यापारी ने बंदर रखे। फिर वो बोलता है कि उसका खर्चा दूंगा मैं, उसको जो केला बेला आप खिलाते हो। वो भी एडवांस दे दिया कि लो इतने दिन के, मैं 15 दिन बाद। तो फिर वो व्यापारी दूसरी बार वो आया, वो बोलता है 100 रुपये में नहीं, अभी तो भाव बढ़ गया है 200 में।
तो क्या अभी तो मुझे 20 नहीं 200 बंदर चाहिए, तुम्हें कम करना पड़ेगा। तो क्या नहीं 200 से कम में नहीं मिलेगा। हाँ, व्यापारी को पता चल गया कि इसको कई बंदर सप्लाई करने। तो क्या ठीक है चलो दे देंगे। तो उसने थोड़ा अपना कमीशन रख के गांव वालों को बोल दिया। तो पूरे गांव वाले ना सुथार, लुहार, सोनी, मोची, वाड़न, किसान सब सब काम छोड़ के, हाँ क्योंकि 200 बंदर थे। बंदर के पकड़ते हुए थोड़ा वक्त भी लगता था, लोग पेड़ पे गिर भी जाते थे, लेकिन कैसे भी करके 2-4 दिन में उन्होंने 200 बंदर है वो पकड़ लिए। वो रस्सी बस्सी से बांध दिए, बोले लियो। आदमी ने पैसे दे दिए व्यापारी को और बोलता है ये भी तू रख, अभी और बड़ा ऑर्डर आता है। तो फिर वो आदमी गया, फिर वो वापिस आया, बोलते हैं कि 1000 बंदर मुझे चाहिए। अभी व्यापारी को पता चल गया कि इसको बंदर की बहुत आवश्यकता है। तो इसने कहा कि अभी मैं तुम्हें बेचूंगा, मेरे पास जो है वो तेरे है, करेक्ट, लेकिन 1000 बंदर का 300 रुपया होगा एक बंदर का। बोलता है ठीक है चल। तो वो पैसा दे के चला गया, करेक्ट। फिर चौथी बार वो आता है, वो बोलता है कि ये जो बंदर है उससे भी ज्यादा मुझे 5000 बंदर चाहिए। तो वो व्यापारी कहता है कि चलो पार्टनरशिप करते हैं, 1000 और ये सब अपने से, करेक्ट। तो क्या ऐसा नहीं, पार्टनरशिप नहीं, लेकिन मेरे पास लेने वाला है, बंदर लेने वाला, करेक्ट। ऐसा कर कि तू 5000 लेके रख बंदर, करेक्ट, और मैं 1 महीने के बाद आऊंगा और फिर हम दोनों मिलकर बेच दें। लेकिन अभी मुझे एडवांस चाहिए क्योंकि तू पार्टनरशिप में है, इतना पैसा दिया और 5000 है, करेक्ट। तो वो जो पैसा है वो तो ले लेता है उसके पास से, और फिर वो 5000 का जो ऑर्डर होता है उसमें बोलता है कि 50-50 रुपया वो हमें एडवांस देना पड़ेगा, वो ईएमडी या सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो वो भी व्यापारी डाल के देता है, करेक्ट। वो आदमी पैसा लेके जाता है और व्यापारी 1 महीने के बाद उसकी राह देखता है, तो वो अभी तक राह देख रहा है 10,000 बंदर के साथ, वो आया ही नहीं। करेक्ट, आप समझे। तो उसने क्या किया, पहले ट्रस्ट बिल्डअप किया, करेक्ट। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार छोटे छोटे ऑर्डर पे ट्रस्ट बिल्ड किया। और जो एक बड़ा ऑर्डर था, तो बड़े ऑर्डर में उसने चूना लगा दिया, करेक्ट। इसलिए जो चूना लगाने वाले लोग हैं, करेक्ट, ये ट्रिक है, युक्ति है। हाँ हाँ, ये स्टॉक मार्केट में यही चलता है, आप देखो ना। वो बोलता है आप, मैंने 100 में बेचा था लेकिन अभी 150 में ले रहा हूं मैं ये से। तो फिर वो 200 में बेचता है, फिर बोलता है 250 में ले रहा हूँ, फिर बोलता है मैं 300 में बेचता हूँ लेकिन 350 में ले रहा हूँ। आप समझे। लेकिन लास्ट में क्या होता है, करेक्ट, जब 400 450 होता है, करेक्ट, तो वो माल है वो पब्लिक के गले में आ जाता है और व्यापारी तब स्विट्जरलैंड वो ही पैसे से जलसा कर रहा है, खर्चे कर रहा है, करेक्ट। तो हमने देखा कि ये जो पुनरावर्तन होता है लाभ का, वही असत्य है। लेकिन साइंस वही कहता है कि जो पुनरावर्तित होता है वही साइंस है, इसलिए साइंस खुद असत्य है।
साइंस क्या कहता है कि एक ही परिणाम, एक ही परिस्थिति में एक ही प्रयोग का एक ही परिणाम होना चाहिए। अगर एक के बदले दो परिणाम हो तो वो साइंस नहीं है। साइंटिस्ट ऐसा पहले मानते थे, अभी नहीं मानते, अभी होशियार हो गए। और जो भी पुनरावर्तित किया जा सकता है वो सब साइंटिफिक ही है। जैसे मैं विपुल भाई को ऐसे हाथ हिलाता हूँ, विपुल भाई मुझे हाथ हिलाता है, एक बार हुआ तो नसीब है, दूसरी बार हुआ हाँ तो वो अनुमान है, और तीसरी बार हुआ तो साबित हो गया कि नहीं, मेरे हाथ हिलाने से विपुल भाई हाथ हिलाते। करेक्ट, तो वो साइंस हो गया। साइंस का मतलब जो प्रयोग पुनरावर्तन करने से वही परिणाम दे तो वो सत्य है। करेक्ट, तो ये जो है ये बाजार है, ये बाजार में यही होता है। आप सब मीन्स जब धोखाधड़ी होती है तब वो लास्ट धोखे में ही होती है। लास्ट जो डील है उसमें ही धोखाधड़ी होती है। जैसे जीसस के साथ हुआ, उसका वो, तभी उसने वो अपने शिष्य को बोला था कि तू ही दगा देगा। करेक्ट, तो वो तो दिव्य व्यक्ति थे, उनको पता था, ले वो बोलता है नहीं 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 है ऐसा नहीं। लेकिन वही हुआ, वो विटनेस बना। करेक्ट, तो ये हर जगह हमें देखने को मिलता है। हाँ, कि जो पुनरावर्तित होता है वो हमें साइंस दिखता है, लेकिन वो साइंस नहीं होता। वो धोखाधड़ी होती है, युक्ति होती है उसमें। करेक्ट, वो दिखाया जाता है कि ये करने से ये होता है, ये करने से ये होता है, ये करने से ये होता है। ऐसा 10-12 बार या ज्यादा बार दिखाया जाता है, और फिर 13वीं बार वो आदमी ही नहीं बचता, मरा जाता है युद्ध में या व्यापार में। करेक्ट, तो हमने देखा कि ये जो बंदर का जो खेल है, असल में कोई वस्तु का मूल्य नहीं है, वो मूल्य बताया जाता है कि इसका मूल्य है। आप सब वो दिखाया जाता है कि ये चीज मूल्यवान है और ये चीजों का कोई मूल्य नहीं है। जैसे आप सुख शांति से आराम कुर्सी में बैठे, तो बताया गया है कि ये तो आलसी है, निकम्मा है, अनप्रोडक्टिव है। इवन वाइफ भी बोलेगी क्या आपको कुछ काम नहीं है, अरे भाई आज छुट्टी है, 2 दिन की, नहीं रहते बैठने देना। लेकिन वो भी सोचेगी हाँ कि ये कुछ एक्टिव हो, ये हो, घरे जईने मसाला लई आवे, हल्दी मिर्ची ये सब दड़ाया आवे ऐसे, या घर का कुछ न ठीक करे। तो लोग सुख, शांति, सरलता, समझ, स्थिरता, संतोष, ऐसी चीजों तक पहुंच गए तो पूरा राजनीति और बिजनेस बंद हो जाएगा। इसलिए जहां भी ये चीजें हैं, आप मेडिटेट करते हैं तो बोलते हैं 15 मिनट कुछ स्टॉक मार्केट का एनालिसिस करो, कुछ 2 पैसे मिले, ऐसा कुछ ना कुछ बनाओ सॉफ्टवेयर। तो उसको हम प्रोडक्टिव मानते हैं, जो कि डिस्ट्रक्टिव है। करेक्ट, तो ये हमने देखा ये कि जो चीज मूल्यवान नहीं है, हाँ, उसको पुनरावर्तित करते युगों तक, हाँ, या उसको व्यापक बना के, हाँ, व्यापक कैसे बनाते हैं हम, डेमोक्रेसी से व्यापक बनता है कोई भी असत्य। आप समझे, तो डेमोक्रेसी तो अच्छा है, जो व्यापारी लोग हैं उसको अच्छा है कि ये लोग वोट दे के चले जाएंगे, फिर जो भी नेता होगा, हाँ, वो 1 महीने पब्लिक का रहेगा, बाकी 5 साल वो हमारे तलवे चाटेगा। हाँ, हम क्यों राजनीति में जाए। इसलिए कोई व्यापारी बड़ा है वो राजनीति से दूर रहता है, वो कहता है जो भी आया खरीद लेंगे, उसको उसका जो
भाड़ा है वो दे देंगे। आप समझे? हम क्यों राजनीति में जाए? तो कोई व्यापारी राजनीति में नहीं जाता, क्योंकि उनको कोई जरूरत नहीं है। हाँ, वो जो भी आएगा वो 5 साल उसका ही दोस्त रहेगा, क्योंकि राजनीति में जो आते हैं वो पैसे के लिए आते हैं। अगर पैसे में रस नहीं है तो कोई राजनीति में क्यों आएगा? आप समझे? अगर आपको पैसे की जरूरत नहीं है तो आप लोन लेने क्यों जाएंगे? लेकिन बैंक यही कहेगी कि आप दिखा दो कि आपको बैंक पैसे की जरूरत नहीं है, आपके पास इतना इतना मिलकत है, पैसे की कोई जरूरत नहीं है, तो हम आपको देंगे। और आप दिखाएंगे कि मुझे पैसे की बहुत जरूरत है, बोलते हैं आपके पास सिक्योरिटी नहीं है, हम आपको नहीं दे सकते। करेक्ट? तो ये जो पूरा कारोबार है वो झूठ पे चलता है, लेकिन झूठ एकदम हसीन होना चाहिए, मजा आए ऐसा होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए। तो वो हम देखते हैं। यू में फाइंड आउट, ये तो मैंने आपको छोटे से उदाहरण दिए। तो ये दूसरी जो ट्रिक है वो पुनरावर्तित करने की ही बात है, कि जो चीजें मूल्यवान है उसको बताया नहीं जाता, और जो मूल्यवान नहीं है, जैसे ये किस्से में बंदर करे, उसको मूल्यवान दिखाया जाता करे। और जो सही में मूल्यवान है उसको इग्नोर किया जाता है। वो जो मूल्यवान नहीं है उससे वो ढक दिया जाता है। मेरा एक स्टूडेंट था, बहुत बड़ा हैकर है, बहुत दुनिया का। मुझे बोलता है, दक्षेश भाई आप कोई भी साइट दे दो मैं उसको ठप कर दूंगा। तो मैंने कहा कैसे? तो बोलते हैं उसके ऊपर मैं इतना डेटा डाल दूंगा रात को, करेक्ट, कि वो साइट वो हैंडल ही नहीं कर पाएगी, क्रैश हो जाएगी। वो सिंपल मेथड है बहुत, इसमें बुद्धि की भी आवश्यकता नहीं। उसमें ऐसा डेटा डाल दूंगा मैं, बड़ा बड़ा वीडियो वगैरह, करेक्ट, कि सुबह वो साइट क्रैश हो जाएगी, क्योंकि इतना डेटा वो संभाल ही नहीं सकती। हाँ, जैसे 10 टन एक ट्रक में जाता है, उसमें कोई 100 टन वजन डाल देगा तो वो ट्रक ही टूट जाएगा। करेक्ट? तो ये सिंपल मेथड है कोई भी साइट हैक करने की। तो हमारा जो दिमाग है, समाज का दिमाग है, राष्ट्र का दिमाग है, दुनिया का दिमाग है, ये ऐसे हैक किया गया है। स्पेशली पिछले 500 साल जब से टेक्नोलॉजी आई है, तो दिमाग को हैक करना आसान हो गया। करेक्ट? हम झूठ को जो मर्जी चाहे जितना चाहे फैला सकते। और अभी डिजिटल युग में तो अल्गोरिदम्स है, वो जो सत्य को है वो फिल्टर आउट कर देते हैं, जो भी असत्य है, करेक्ट, उसको वो 100 गुना, 1000 गुना, लाखों गुना बढ़ा सकते हैं। तो ये हमने आगे भी देखा है। जैसे आपने कुछ शब्द लिया, करेक्ट, तो वो सब डेटा है, वो दबा दिया जाएगा। जैसे आपने भगवान का कुछ नाम लिया, तो वो भगवान का राम सपोज लिखा, तो राम लिखे हुए सब वीडियोस डिलीट हो जाएंगे। करेक्ट? या पहुंचेंगे ही नहीं, वो गोल 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 आपका वो घूमता रहेगा। आपको लगता है करेक्ट कि नेट हैंग हो गया, लेकिन नेट हैंग नहीं हो गया, वो आप तक ना पहुंचे। हाँ, उसके लिए बहुत सारे वीडियोस है वो उतार लिए जाते हैं, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ होता है जो सिस्टम को बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। करेक्ट? तो मेरे भी बहुत सारे वीडियोस है वो निकाल लिए गए। करेक्ट? तो वो होता है, मुझे भी पता है। ठीक है, मेरे पास उसके रिकॉर्डिंग्स होते हैं, और नहीं होता तो भी मुझे कोई परवाह नहीं है। क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ उसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, तो मुझे क्या परवाह। करेक्ट? अगर इसमें से मैं कुछ ना अपना कुछ
करना चाहता हूँ लाभ, तो ठीक है, लाभ तो है नहीं, मुझे नुकसान ही है। करेक्ट। तो ये जो सत्य का मार्ग है, अक्सर वो नुकसानी का मार्ग है। फिर एक तीसरी स्टोरी है कि दो बाजू बाजू में दो दुकानें होती है, तो उसमें प्रतिस्पर्धा होती है भाव की। तो एक कहता है कि कैरी के बॉक्स के 1600 रुपये, तो दूसरा बोलता है 1500। फिर वो आगे वाला कहता है नहीं 1400। फिर ये बोलता है 1300। तो एक आदमी है, अच्छी कैरी बेचता है, बहुत ईमानदार है, वो कहता है कि नहीं 1200 रुपया बॉक्स है। तो उसके बाजू वाला जो शैतान है वो रखता है 800 रुपया। तो लोग देते इधर 800, इधर 1200। तो लोग चले जाते हैं कि इसके पास 1200 के वाले के पास नहीं जाना, 800 वाले के पास जाना। इसलिए जब जरूरत होती है तो वो 800 वाले के पास जाते हैं। बोलते हैं कि आप है, मुझे एक केरी का बक्सा दे दो और ये लो 800। तो बोलता है कि 800 वाले खत्म हो गए, अभी 1200 वाले हैं और 1400 वाले हैं। 800। तो क्या आपने परसों बोर्ड रखा था ना? तो क्या हाँ परसों। फिर वो ग्राहक जाता है, तब बोलता है कि मेरे पास जो माल नहीं होता उसका दाम मैं बिल्कुल कम कर देता हूँ, क्योंकि माल है ही नहीं। आप समझे? जो माल है नहीं मेरे पास, वो या मेरा नहीं है या मेरे पास नहीं है, जिसका मुझे बेचना भी नहीं है, और बेचना भी हो तो वो स्टॉक में भी नहीं है। हाँ, उसका मूल्य मैं क्यों कम ना करूं? ना, अभी सब डिजिटल वेबसाइट्स हो गई है मार्केटिंग की। तो आप देखो, फिर आप जैसे ही क्लिक करोगे वो बोलते हैं आउट ऑफ स्टॉक। करेक्ट। तो आपको लगेगा कि ये इतने में मिल रहा है, लेकिन जैसे ही क्लिक करो तो वो बताता है आउट ऑफ स्टॉक। करेक्ट। लेकिन आप वो वेबसाइट तक पहुंच गए, फिर वहां आप गए तो वो निकलना आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे कि चलो ये भी देख लेते हैं, वो भी देख लेते हैं। यू स्टार्ट स्क्रॉलिंग एंड सर्फिंग, एंड देयर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी दैट यू विल बाय इट। तो ये वेबसाइट वाले भी वही देखते हैं कि जो माल है ही नहीं। वो भले ना 800 का माल है 80 में रखो। करेक्ट। तो ये दिखाने के लिए है, टू डाइवर्ट द ट्रैफिक, जो कंज्यूमर का जो फ्लो है वो अपने तरफ करने के लिए ये ट्रिक है, युक्ति है। हम ये बाजार में देखते हैं, समाज में देखते हैं, राजनीति में देखते हैं, हर जगह आपको ये ट्रिक, ये जो तीसरी ट्रिक है, या दो पहली है या दूसरी है, वो हर जगह कोई ना कोई स्वरूप में बाजार और राजनीति की ये मूल ट्रिक है। करे, वो बोलते हैं आप तो 800 का बोल रहे थे। करे, तो वो बोलता है कि जब मेरे पास स्टॉक नहीं होगा तब मैं 800 में बेचता हूँ, क्योंकि स्टॉक ही नहीं है तो बेचना कहाँ है। करे, तो जब आपको सत्य से अलग करना है, तब आपको एक बहुत आकर्षक असत्य पेश किया जाता है। इसलिए आप वो जो सत्य से, जैसे ही आप हाईवे से उतरते हैं, फिर आपको रास्ते पे लिया जाता है। रास्ते पे एक आकर्षक असत्य दिखा के
करेक्ट, आपको छोटे रास्ते पे लिया जाता है, छोटे रास्ते पे आप चलते हैं, फिर एक असत्य दिखा के गली में ले जाया जाता है, और वो गली में थोड़ा सा असत्य दिखाते कोई डेली में कंपाउंड में लिया जाता है, और फिर वहां आपकी सर्विस होती है सालों भर। आपकी धुलाई होती है, आर्थिक या मानसिक या शारीरिक या बौद्धिक या धार्मिक भी, सांप्रदायिक, कोई भी धुलाई होती है। तो वो आप हाईवे से उतरे क्यों? अरे, एक आकर्षक असत्य आपके पास पेश किया गया जो कि था नहीं। रामायण में ये हम कह सकते हैं कि मारीच, तो सीता है वो सत ऊपर से, सत्य पर से सीता आया है। जो मूल धातु है सीता नाम का वो सत्य है। तो वो तो सत्य स्वरूपा है, उनको भी पता है करे कि भाई सोने का हिरण नहीं होता, लेकिन वो इतना आकर्षक होता है, क्योंकि मायावी होता है ना, वो असल नहीं होता। जैसे हमें लेजर शो दिखते हैं अभी, तो वहां कुछ होता ही नहीं। बड़े बड़े हाथी बनते हैं, जिराफ बनते हैं, पता नहीं क्या क्या, तो असल में कुछ होता ही नहीं, वो लाइट का शो होता है। एक ऐसा माहौल, संगीत और लाइट और सब खड़ा किया जाता है। करेक्ट। तो ये जो युक्तियां है वो हर जगह चलती है, ऐसा नहीं है, कुटुंब में भी चलती है। बच्चे भी सीख जाते हैं माँ बाप से, कभी न कभी शिक्षक भी ऐसी युक्तियां करते। आप देखो बहुत सारी स्कूल की एडवर्टाइजमेंट लगी है चारों तरफ। हमारे यहाँ ये है, हमारे वहाँ वो है। तो ये कोई भी एडवर्टाइजमेंट है वो भ्रामक ही होती है। दुनिया की ऐसी कोई जाहिरात नहीं है, एडवर्टाइजमेंट नहीं है जो भ्रामक नहीं है। अगर वो भ्रामक नहीं है तो वो अप्रस्तुत है। उसकी कोई जरूरत नहीं है। चलो किसी चीज की मान लिया कि वो भ्रामक नहीं है, सच्ची जाहिरात है, करेक्ट, तो वो जरूरी नहीं है। करेक्ट। तो हमने इस तरह से ये तीन कहानी से युक्तियां देखी। करेक्ट। ये युक्तियां ऐसा नहीं है कि राजनीति में चलती है, ये युक्तियां बिजनेस में भी चलती है, ये युक्तियां सबसे ज्यादा समाज में चलती है, ऑफिस में चलती है, आपका जो काम की जगह है, कार्य क्षेत्र, उसमें चलती है, हर जगह चलती है, आपके अड़ोस पड़ोस में चलती है। तो जो असत्य है, करेक्ट, अगर आप एग्री ना करें तो आपको आपको अलग पाड़ देते ना, कि ये इसको मिलने जैसा नहीं है। हम किसे मिलने जैसा आदमी मानते हैं? तो जो असत्य का समर्थन करे, हाँ, क्योंकि वो मैनेजेबल है। देखो, क्योंकि सबको पता है कि हम असत्य का समर्थन कर रहे हैं, इसलिए किसी को भी लात लगा के बाहर कर सकते। लेकिन जो आदमी सत्य के साथ खड़ा है वो आपको गलत या नामुकम्मिल सलाम नहीं करेगा। जो असत्य के साथ खड़ा है, लल्लू है, वो लल्लू को आप कभी भी लात मार कर निकाल कर चल झूठे, और वो बोल भी नहीं सकता। क्योंकि वो झूठ के साथ खड़ा है। इसलिए जो भी झूठ के साथ खड़ा है वो काफी मैनेजेबल है। ये दुनिया मेरिट पे नहीं चलती, मैनेजेबिलिटी पे चलती है। हम अच्छा किसको कहते हैं? जिसको हम मामू बना सके। सपोज मैं विपुल भाई को मामू बना सकूं तो मेरे को विपुल भाई बहुत अच्छे टीचर है ना, बहुत समझदार है ना, बहुत डेडिकेटेड है, बहुत ये है, बहुत वो है ना, बड़े महात्मा है। करेक्ट। जिस दिन विपुल भाई मैनेजेबल नहीं रहे, करेक्ट, तो फिर मैं कहूंगा ठीक है यार, अभी पहले अच्छे थे लेकिन अभी कुछ उसका पता नहीं, वो इरादे कुछ पता नहीं, वो बदल गए हैं, अभी पहले जैसे नहीं। पहले जैसे मीन्स मैनेजेबल।
देखो ये शादियों में भी होता है, हमारे रिश्तों में बहुत होता है। हाँ, जो मैनेजेबल पति है सबको अच्छा लगता है। हाँ, कि सब्जी की थैली के तरफ देखे तो वो सीधी थैली लेकर चुपचाप सब्जी ले आए। करेक्ट। जैसे शादी के पहले 3 साल में पति बहुत मैनेजेबल होता है। करेक्ट। तो वाइफ को अच्छा लगता है, आहा मैं स्वर्ग आ गई, स्वर्ग आ गई। लेकिन फिर पति थक जाता है कि यार ऐसे थोड़ी है, मेरी माँ ने कभी मुझे सब्जी के लिए नहीं भेजा और यह मुझे सब्जी के लिए भेजती है 3 साल से, नहीं जाता जा। तो तब से वो पति के साथ जो रिश्ते हैं वो मधुर नहीं रहते। वैसा ही पत्नियों के साथ, पत्नी अगर मैनेजेबल है हम उसको मामू बना सकते हैं। करेक्ट, उसको मैनेज कर सकते हैं, मूर्ख बना सकते हैं। करेक्ट, तो हम कहेंगे कि हाँ ये आदर्श पत्नी है, ऐसी पत्नी तो किसी को मिलेगी नहीं, ये है वो है। करेक्ट, असल में वो क्या है, वो मैनेजेबल है। हाँ, हम कहते हैं ये अधिकारी ये ऐसा है ना, बड़ा है ना, मान है ना, बुद्धिमान है, ये है। असल में ऐसा कुछ नहीं होता। वो अधिकारी वो प्लायंट होता है, इंग्लिश शब्द है वो प्लायंट। हाँ, वो मैनेजेबल है। उसका जो बॉस कहे हाँ कि हाथी उठता है तो वो बोलेगा कि हाँ कल ही यहाँ पे अ, मेरे घर के पास तार पे बैठे थे 2 हाथी। करेक्ट। तो जो महान अधिकारी होते हैं वो ऐसे होते हैं। हाँ, आप समझे, उसको बोले उसका मिनिस्टर की अ, ये हाथी उठते हैं तो वो विरोध नहीं करेगा। वो बोलते हैं हाँ मैंने भी देखे थे, अभी मैं ऑफिस आ रहा था, 2 हाथी यहाँ अपने ऑफिस के बाहर ही तार पे बैठे थे, मैंने उड़ा दिए। करेक्ट, आप समझे, तो ये जो प्लायंसी है वो मेरिट है। कोई भी सिस्टम में मेरिट होता नहीं। असल में मेरिट डेंजरस है, बहुत ही खतरनाक मेरिट है। करेक्ट, मेरिट ही मेरिट से लोगों की फटती है। उसका उसकी गन से नहीं फटती, किसी से भी नहीं फटती। सिस्टम के लोगों की मेरिट से फटती। कि वो आदमी अगर अपने तरीके से सोच रहा है तो ये संस्था के लिए ठीक नहीं है, हमारे उद्देश्य के लिए ठीक नहीं है, हमारे हमारा जो विजन है उसके लिए ठीक नहीं है। करेक्ट, ये आदमी नेगेटिव है, निकम्मा है, नकारा है, बदमाश है। करेक्ट, तो बातें फैला दो उसके बारे में ना, ये करेक्ट कि लोग ही उससे दूर रहे। गुरुजी कहता है कि ऐसे जो आदमी है उसको तुरंत स्त्रियों के साथ जोड़ दिया जाता है कि ये उसका चरित्र ठीक नहीं। द बेस्ट वे, अगर किसी भी आदमी का चरित्र ठीक नहीं है, ऐसी खबरें उसके बारे में ही फैलाई जाती है जो आदमी ऑथेंटिक है और मैनेजेबल नहीं है। जो समाज है, राजनीति है और बिजनेस है, करेक्ट, तीनों मिली जुली चीज है। करेक्ट, और मेरिट है उस वो उसके लिए मेरिट, क्योंकि ट्रूथ इज मेरिट, गुरुजी हमेशा कहते हैं सत्य है वही गुणवत्ता है। लेकिन हमारे यहाँ सत्य को गुणवत्ता नहीं कहा गया, इंटेलिजेंस को गुणवत्ता नहीं माना जाता। लेकिन जो ओबीडियंस है, जो आज्ञा पालक है, जो शरणागत भाव में है, जो वफादार है, जो पालतू है, जो रोटी खा के दुम हिलाता है, करी, तो ऐसे लोगों को ही रखना चाहिए सिस्टम में। क्योंकि ऐसे लोग कभी सर उठाते। करेक्ट, ये ऐसे लोग हमेशा हमारे इशारों पे नाचेंगे, कूदेंगे, सब करेंगे। करेक्ट? तो इसके लिए आपको
एन रैंड की जो किताबें हैं दो, वो आपको पढ़ सकते हैं, द फाउंटेन हेड एंड द एटलास श्रग्ड। करेक्ट, ये जो मैंने पॉइंट बोला, करेक्ट, वो ये दोनों में क्लियर होता है। करेक्ट, क्योंकि जो भी जिसके पास मेरिट नहीं है, करेक्ट, उसके लोगों के पास वो शरणागति भाव, वफादारी और ये सब नाटक है, वो प्लायंसी के नाटक है। प्लायंसी को क्या कह सकते हैं? वो हम कह सकते हैं कि गंगा किनारे गंगाराम और जमुना किनारे जमुना दास। करेक्ट, ये सिस्टम में ऐसे ही लोग चलते हैं। करेक्ट, कल सुबह वो हो जाए ये तो वो तो उसका नारा लगाने लगेंगे। करेक्ट, वो तो आप उसका 1 साल पुराना वीडियो देखेंगे तो वो पूरा ऑपोजिट नारा लगाते हैं। ओशो बहुत मस्त कहते हैं कि आप जिसे नेता मानते वो नेता है ही नहीं। देखो, एक कुत्ते का समूह जा रहा है, अगर वो समूह है, हाँ, वो बोलता है साम्यवाद साम्यवाद साम्यवाद, तो जो नेता होता है वो देखता है कि कुत्ते बोलते हैं साम्यवाद साम्यवाद साम्यवाद, तो वो उसके आगे चलने लगता है और वो भी बोलता है साम्यवाद साम्यवाद साम्यवाद। वो चलता है आगे, देखता है आगे, लेकिन उसके कान पीछे है। हाँ, जैसे ही कुत्तों ने भौंकना बदल दिया, पूंजीवाद पूंजीवाद पूंजीवाद, करेक्ट, तो वो भी चिल्लाता है पूंजीवाद पूंजीवाद पूंजीवाद। हाँ, और बीच बीच में वो पसीना पहुंचने के बहाने पीछे देख लेता है, हाँ, कि वो दाएं तो नहीं मुड़ गए। करेक्ट, अगर उसको लगता है कि ये लोग दाएं मुड़ते हैं तो वो दाएं मुड़ जाता है, लेकिन वो आगे बना रहता है। जो हमारे हर क्षेत्र है, राजकीय क्षेत्र है, कारोबारी माने बिजनेस का क्षेत्र है, आप कहीं भी जाओ, जो नेता है वो नेता नहीं है, वो अनुयायी के अनुयायी, लेकिन वो सिर्फ पीछे नहीं चलते, वो चलते हैं आगे। लेकिन अगर 1000 अनुयायी बोलेंगे, करे कि पूंजीवाद पूंजीवाद पूंजीवाद, तो वो भी बोलेंगे पूंजीवाद पूंजीवाद पूंजीवाद। करे, अगर वही बोलेंगे कि नहीं ये, तो वो भी वो बोलने लगे। तो नेता का मकसद किसी सत्य या असत्य से नहीं है। नेता का मतलब ये है कि आगे रहना। जो झूठे नेता है, हाँ, वो तो अनुयायियों के भी अनुयायी है, वो अनुयायियों का मार्गदर्शन नहीं देता, वो अनुयायी जो भोंकते हैं वही थोड़ा जोर से आगे भोंकता है। आप समझे? अगर वो कुत्ते बाएं मुड़ जाते हैं तो वो तो अकेला रह जाएगा। करेक्ट, तो बार बार पीछे देख लेता है, हाँ, कि ये बाएं मुड़ते हैं तो वो भी बाएं मुड़ जाता है, वो दाएं मुड़ते हैं तो वो भी दाएं मुड़ जाता है। हाँ, और लोग मानते हैं ये नेता है, नेता जैसा कुछ नहीं है, वो कोई मार्गदर्शन नहीं करता। हाँ, वो एक पागलों का जो समूह है, वो जो बकवास करता है वो ही वो करता है। हाँ, और उतना वो इंटेलिजेंट है, क्योंकि उसको पता है कि ये पागलों का समूह है। वो जो बके उससे अलग बकेंगे तो मुझे, मेरा तो जीना हराम कर देंगे ये लोग। करे, तो वो भी समझता है कि उसको ना तो पूंजीवाद में रस है, ना तो साम्यवाद में रस है, न तो योग में रस है, न तो सांख्य में रस है, ना तो अद्वैत में रस है, ना तो सनातन में, इस्लाम में। कहीं नेता को कहीं रस नहीं है। नेता को नेतागिरी में रस है कि मैं आगे रहूं, और ये जो भेड़ बकरियां है वो मेरे पीछे आते जाए। करें, तो नेता को जो रस है वो आगे रहने में या मध्य में रहने के। करें, बहुत कम नेता है जो अंत में रहते हैं, सबसे पीछे। जैसे गांधी जैसे नेता है वो अंत में रहते हैं, इसलिए कि अंत का उदय, अंत्योदय। करेक्ट, तो जो सच्चे नेता है वो अंत में रहते हैं। करेक्ट,
और जो जैसे-जैसे वो घटिया होते जाते हैं, वो मिडल में जाते हैं और फिर आगे चले जाते हैं। और हमारा ये असत्य नेता के बारे में, लीडरशिप के बारे में इतना पुराना है कि जो आगे जाता है और पीछे वाले भी मान लेते हैं कि हम सब इसके पीछे जा रहे हैं। अरे कैसा नहीं होता। वो तो आप जैसे मुड़ेंगे उसके पहले ही ना उसका घ्राणेन्द्रिय सूंघने की क्षमता होती है उसकी कि अभी ये दाएं मुड़ने वाले हैं, उसके पहले ही वो दाएं मुड़ जाता है। नेता को कुछ घंटा भी आता नहीं। करेक्ट, वो अनुयायी का अनुयायी, क्योंकि ये जनतंत्र है। आप समझे? तो लेकिन हम कहते हैं उसको नेता। इसलिए हम जब सिखाते हैं कि लीडरशिप क्या है, तो हमें बहुत कठिनाई से सिखाना पड़ता है और फिर भी लोग भूल जाते हैं। करेक्ट। नेता वो किसी के अनुमोदन से नेता नहीं बनता। वो 10 करोड़ लोग हैं, वो बोलता है हाँ आप ये मान लो, मुझे ये ठीक लगता है, तो वो नेता है। हाँ, वो कोई 10 करोड़ लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, हाँ, उसको घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। सिंपल बात ये है। करेक्ट, वो किसी के क्योंकि उसको तो न मत लेना है, न आपसे कोई लाभ लेना है किसी प्रकार का, कि ना तो उसको आप जिसे नेतागिरी कहते हो उसमें उसको कोई रस ही नहीं है, उसका ध्यान ही नहीं है वहां। करेक्ट, क्योंकि आपके लिए जो सत्य है वो उनके लिए, वो जान चुका है कि ये असत्य है। करेक्ट, लेकिन बहुत सारे पर्दे हैं। ठीक है, लोगों के आंखों के आड़े बहुत 100 साल पुराने, 200 साल पुराने, 500 साल पुराने और हजार हजार साल से भी ज्यादा एक असत्य का माहौल है, एक वायुमंडल है। करीब बहुत कम लोग इससे ऊपर उठ के देख सकते हैं। करीब तो ना कभी कभी तो नेताजी बोलते भी है कि भाई मैं मानता हूं कि ये ऐसा है, लेकिन यार ये तो कोई लोग नहीं मानेंगे मुझे, तो मैं तो इनका रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तो ये लोग ऐसा चाहते हैं। करेक्ट। तो ना वो फिर पक्ष की कारोबारी मीटिंग बुलाते हैं, ये बुलाते हैं, या बिजनेस है तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्पेशल मीटिंग बुलाते हैं। करेक्ट, असल में उनको कोई मार्गदर्शन नहीं करना, उनको तो सिर्फ अपना जो हित है उसकी पड़ी है, उसको मूल्य की कोई नहीं पड़ी। उसको आर्थिक मूल्य की पड़ी है, नैतिक मूल्य से उसको कुछ लेना देना नहीं। इसलिए राजनीति तो क्या है, एक छोटा सा कमरा है बिजनेस का। करेक्ट। तो हमने देखा कि ये जो युक्तियां है जो पुनरावर्तित होके, करेक्ट, जैसे हमने पंचतंत्र में देखा, जो हमारा सत्य था जो ऋषि मुनियों के पास था और बहुत सारे मसीहा हो गए उनके पास हो गया, उनका हमने बुरा हाल कर दिया। और फिर उन्हीं मसीहाओं के नाम पे हमने बहुत सारे बिजनेस खड़े कर दिए, बहुत बड़ी संस्थाएं और बहुत सारी प्रॉपर्टी और बहुत सारा उसका क्लाउट, उसका पावर, शक्तियां खड़े कर दी ऐतिहासिक। करेक्ट। तो हमने देखा कि ये यही असत्य को बढ़ावा देने के लिए ये शक्तियां काम करती है। करेक्ट, तो ये युक्ति है। युक्ति क्या है? करेक्ट, यही युक्ति है, क्योंकि मसीहाओं को उसके संप्रदाय से कुछ लेना देना नहीं था। ईसा मसीह है, उसके मर जाने के बाद 352 साल के बाद क्रिश्चियनिटी का जन्म हुआ।
तो ईसा मसीह को पता ही नहीं है कि ये क्रिश्चियंस है। 352 साल के बाद उसके नाम पे पंथ चालू किया गया और उसको जो मानने वाले थे, उसको एक जगह इकट्ठा करके मार दिया गया और उसने जो लिखा था वो कब्जे कर लिया गया और उसको डिस्टोर्ट कर दिया गया। उसका सीक्वेंस, उसका कंटेंट, सब उसको डिस्टोर्ट करके उसका अनुवाद किया गया। करेक्ट। और एक संस्था बन बैठी। तो ऐसे क्रिश्चियनिटी हुई। 352 साल के बाद किसी को याद आया कि इसके आधार पे तो हम सदियों तक लोगों को मामू बना सकते। तो जितने भी कल्ट है, संप्रदाय है, उसका और उसके ओरिजिनेटर के साथ कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि उसका जो ओरिजिनेटर था वो तो मर गया। अभी फिर उसके आसपास जो व्यापारी लोग खड़े हो गए थे, करेक्ट, उसको वो ओरिजिनेटर में भी रस नहीं है। वो ओरिजिनेटर का जो गुडविल है, वो गुडविल के आधार पे हम कितना अपना लंबा चौड़ा धंधा सेट कर सकते हैं, वही है। करेक्ट। आप कोई भी संप्रदाय ले लो, और वो संप्रदाय था ही नहीं। वो संप्रदाय के जो स्थापक महात्मा थे, तो वो महात्मा ने कुछ ऐसा बोला भी नहीं था। वो बेचारे कुछ लिखा करते थे, जो भी उसको भगवान या कुदरत से जो करे, उसको भी पता नहीं था कि मेरी ये किताबों का ऐसा व्यापारी या राजनीतिक उपयोग होगा, ऐसे गंदे तरीके से। लेकिन अब वो क्या करे, अब तो वो देह में नहीं है और असल में उसकी हाजिरी में भी उसका कोई मूल्य नहीं होता। देखो, आप समझे, उसकी हाजिरी में ही ऐसे लोग उसके आसपास इकट्ठे हो जाते हैं, करेक्ट, जिनको ये मर जाए उसका ही राह देखते हैं कि इसको जल्दी से छवि में डाल दे, इसकी मूर्तियां बना दे और हम घंटा के लेके खड़े रह जाए और बाकी लोगों को पीछे रखें। इसमें मेन पॉइंट यह है कि बाकी लोगों को पीछे रखें, ताकि जिंदगी भर उसको भगवान नजर ना आए। हमारी तशरीफ है जो सिनेमास्कोप, हमारा जो पिछवाड़ा है, वही लोग युगों तक देखते रहे। तो ये युक्तियां है। देखो, ये बहुत सारी युगों पुरानी युक्तियां है जो सदियों से चली आती है। तो ये क्या है? ये और कुछ नहीं है, एक असत्य है जो आपको लाभ कर लगता है। वो असत्य को आप चलाए जा रहे हैं, फिर आप अपने बेटे को दे रहे हैं, दामाद को दे रहे, बेटियों को दे रहे। करे कि ये एक राज्य हो गया, बिना राज्य का राज्य। वो जो बाउंड्री वाला राज्य है, सरहद वाला राज्य है, वो तो सीमित है। ये तो असीम जो सत्ता है, वो आप उसको दे गए। और आप दे गए या नहीं वो भी तय नहीं है, क्योंकि वो तो फकीर टाइप के लोग हैं, उसको सत्ता में रस ही नहीं होता था। लेकिन उसके इर्द गिर्द जो खड़े हो जाते हैं ना, वो सब पावर प्ले चलता है। और फिर वो कोई 10-20 साल या एकाध सदी तक नहीं चलता, वो युगों तक चलता है। तो ये जो कल्ट है, संप्रदाय है, वो सभी संप्रदायों की यही वास्तविकता है। लेकिन कोई स्वीकार करे न करे, ठीक है, न करे, अपना अपना जो समझ है उसके अनुसार चलते हैं। लेकिन किसी भी आदमी की समझ कितनी होती है, उनका आयुष्य जितनी होती है। लेकिन जो झूठ है, सपोज मान लो कि एक मनुष्य की औसतन आयु 100 साल है, लेकिन जो 1000 साल पुराने असत्य है,
करेक्ट, वो कभी भी किसी को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि 100 साल में तो वो रवाना हो जाएगा। इसलिए जो पुराने असत्य है उसको ग्लोरीफाई किया जाता है। ग्लोरीफाई मीन्स उसके गुणगान ये चलते ही रहते। तो आप जो एन रैंड का लिटरेचर है, या कार्ल मार्क्स के जो विचार है, या बर्ट्रांड रसेल के जो बुक्स है, द हिस्ट्री ऑफ फिलोसॉफी, वो आप पढ़ सकते हैं। फिर ऐसा नहीं है कि बिजनेस और राजनीति में ही ये चलता है, क्योंकि समाज है उसमें से ही तो बिजनेसमैन आता है, समाज में से ही राजनीतिक व्यक्ति आता है, समाज में से ही चोर आता है, समाज में से ही सैनिक आता है, समाज में से ही संत आता है। करेक्ट, इसलिए ये सभी गेम, करेक्ट, एक अच्छे वस्त्र धारण करके, एक अच्छे डेकोरम से, हम उसको डेकोरम कहेंगे, एक अच्छे डेकोरम के साथ समाज में दिखने को मिलती। एक एक हिंदी फिल्म है, ये फोर्थ स्टोरी है। करेक्ट, तो एक हिंदी फिल्म है, नाम नहीं, लेकिन मुझे नाम पर अक्सर याद नहीं रहते। तो वो हीरो है, वो लाइन मारता है हीरोइन को, वो पटाने की कोशिश करता है। करेक्ट, तो पहले बहुत ट्राई करता है, कुछ नहीं होता है। फिर वो हीरोइन का जन्मदिन होता है, वो पता कर लेता है, तब वो कोई गिफ्ट लेके जाता है। तो जो हीरोइन है वो उसकी भी ना बोल देती है गिफ्ट की, कि मैं तुमसे गिफ्ट नहीं लूंगी। करेक्ट, तो वो हंसता है और वो लड़की चली जाती है, लेकिन हीरो का जो दोस्त है वो उसको वो पूछता है कि इसने तो ना बोल दिया, तो हंसता क्यों है? तो क्या देखो, मछली कांटे में नहीं फंसती तो फिर जाल बिछाना पड़ता है। इसलिए गिफ्ट से नहीं हुआ, तो अभी इसको रिश्तों की जाल में फंसानी पड़ी। तो पूरे समाज में रिश्तों का यही सत्य है। अगर आपको किसी का रिटेल शोषण करना है तो आप उसको गिफ्ट दे दो। मैनेजमेंट में पहला ही वाक्य है, मार्केटिंग मैनेजमेंट की जो बुक है कॉटलर, उसके पहले चैप्टर का चालू होए उसके ऊपर है कि ईसा पूर्व कोरिन्थियस करके आदमी ने एक वाक्य लिखा था, गिफ्ट्स आर हुक्स। जो भी भेंट है वो हुक है किसी को फंसाने के लिए। करेक्ट, और किसी को टाइम बीइंग फंसाना है, जो मछली हुक में नहीं फंसती, हाँ, वो नेट में फंसती। तो ये नेट क्या है? रिश्ता है। इसलिए बैंक अभी रिलेशनशिप मैनेजर रखती है। जो रिलेशनशिप मैनेजर है उसका क्या काम, क्या है? हाँ, एक ही ट्रांजेक्शन नहीं, देयर इज अ सीक्वेंस ऑफ ट्रांजेक्शन। एक ट्रांजेक्शन हो गया, आपने कुछ चना खाना था, चने वाले को पैसा दे दिया, और चने वाले ने आपका चना, फिर चना वाला अपने जाने, आप अपना चने खाओ, बात खत्म। लेकिन जो बैंक्स है, उसको सीक्वेंस ऑफ ट्रांजेक्शन चाहिए, बात इससे नहीं वो फिर से कैसे हो। फिर से पैसे लेने आए, फिर से पैसे रखने आए, फिर से पैसे लेने आए, फिर से पैसे रखने आए, फिर अपना लड़के को एजुकेशन लोन के लिए आए, अपने दामाद को वो होम लोन के लिए ले आए। खैर, तो ये रिलेशनशिप का मैनेजर का काम हो क्या है? कुछ नहीं है, सबसे रिश्ते रखने के। जानकारियां रखने की कि बेटी क्या कर रही है, बेटा क्या कर रहा है, कहाँ शादी हुई, कैसा हुआ। करेक्ट,
और फिर बीच में ममरो मूकी देवानो कि नहीं नहीं आओ मेरी बैंक से लोन करवा दूंगा, हाउसिंग लोन या कार लोन या एजुकेशन लोन। हाँ, फिर भरो हफ्ता जिंदगी भर 10 साल 20 साल और गुलाम बन के रहो, क्योंकि आपने हफ्ता चालू किया फिर नौकरी तो छोड़ नहीं सकते। ये एम्प्लॉयर को पता है, इसलिए एम्प्लॉयर भी राजी है कि बच्चों अब कहाँ जाओगे। हाँ, तो फिर वो आपको वांकानेर फेंकता है, मोरबी फेंकता है, राजकोट फेंकता है। यहाँ सामने एक लड़का है, उसको तो राजस्थान फेंक दिया है। ये सामने के मकान। हाँ, क्योंकि लोन लेके रखी है, अभी वो नौकरी तो छोड़ नहीं सकता। तो बैंक वाले को पता चल गया है कि इसको दबोचो निचोड़ो, जैसा जहाँ चाहे जो काम लेना है ले लो। करेक्ट। तो ये इंटेलेक्चुअल स्लेवरी है, बौद्धिक स्लेवरी। ये व्हाइट कॉलर स्लेवरी है। हाँ, पहले जो स्लेव्स थे उसके तो कॉलर ही नहीं होता था। फिर वो ब्लू कॉलर स्लेवरी आई इंडस्ट्री में, वो चार्ली चैपलिन का मॉडल है। अभी ये व्हाइट कॉलर स्लेवरी चालू हुई है। करेक्ट। किसको पता है कि ये आदमी के ऊपर इतना कर्ज है, इतना मकान का लोन चल रहा है, इसका कार लोन चल रहा है, इतना पर्सनल लोन चल रहा है, हाँ इतना ये इंश्योरेंस भरता है। करेक्ट। तो उसका जो उपयोग करना है, सही गलत योग्य अयोग्य करो। करेक्ट। तो ये जो रिश्तों का जो जाल है वही युक्ति है। देखो आपकी वाइफ फंसी है, हाँ आप काम वाली को देते 1000 2000 महीने का, वाइफ को कभी दिया कि जा तू आइसक्रीम खा। हाँ, तो जो कपड़ा बर्तन ये सब करती है वो तो बेचारी मुफ्त में करती। और फिर हम बाहर से आते हैं तो क्या तू क्या करती है सारा दिन। तो बेचारी क्या बोलेगी ऐसे, ना रिश्ते में फंस गई। हाँ, आपका भी बायोडेटा आपने सब रखा था। करेक्ट। वो देख के आपके ससुर प्रसन्न हो गए। करेक्ट। और इसको भी लगा कि आहा मजा मजा है। तो अभी 2 बार झाड़ू पोता बर्तन, 2 बार रसोई, बच्चे को संभालना, घर साफ रखना, वडीलों का ध्यान रखना, ना ये सब चीजें का अगर आपको पैसा देना पड़े तो कम से कम 20-25 हजार हो, वो तो आप देते नहीं है। इसलिए औरत की जो मेहनत है उसका कभी हिसाब मर्दों ने दिया ही नहीं। जैसे मेरी माँ है, उसने जो किया है मेरी नजर समझ, अगर मेरे पापा ने वो दिया होता तो मेरे पापा भीख मांगते हो, उसके पास होता ही नहीं कुछ। अगर मेरी पत्नी ने जो किया घर के लिए बच्चों के लिए, अगर उसका मुझे पैसा देने पड़ा, हाँ तो आज मैं माइनस में चला जाऊंगा। करेक्ट। तो वो बेचारी सब फ्री में करती है। कुछ अर्थशास्त्री है, उन्होंने ये निकाला भी है वो कितना काम करती है। भारत में कुछ कहते हैं 16 या 20 हजार का वो काम करती है हर महीने, एक गृहिणी। तो उतना तो तनख्वाह भी नहीं होता मर्द का। बहुत सारे मर्द का 16 हजार तनख्वाह भी नहीं होता। आप समझे। तो ठीक है, ये बेचारी औरत है और कभी कुछ मांगती नहीं। या मांगती है तो हम कह देते हैं कि अभी नहीं, अभी हाथ तंग है, अगले साल, अगले अगले महीने। वी आर नॉट सो जेंटल और जनरस विथ आवर वाइव्स। ये कहीं कोर्ट में भी आया था और किसी इकोनॉमिस्ट ने गिनती भी की है
कि एक गृहिणी है वो औसतन कितनी सेवाएं प्रदान करती है, उसका आर्थिक मूल्य कितना है प्रति मास या प्रति वर्ष। तो ज्यादातर जो नौकरी करते हुए मर्द है वो उसका उतना तनख्वाह भी नहीं जितना वो घर में सेवाएं देती है। उसका उसमें अपनी माँ आ गई, बहन आ गई, पत्नी आ गई, हमारी बच्चियां है वो आ गई, सब है। क्योंकि उसका कोई आर्थिक मूल्य हम किसी ने आका ही नहीं है। वो आर्थिक मूल्य निकाला नहीं है मीन्स चोरी हो गया। आप समझो, आपने उसको इतना दिया नहीं तो वो गया कहाँ, है तो जरूर। हाँ, तो वो चोरी हो गया। इसलिए कहीं पे हमने देखा था कि ये संसार की सबसे बड़ी चोरी यही है कि जो गृहिणी है, माताएं है, बच्चियां है, उनकी जो आर्थिक सेवा, ये जो सेवाएं है, उसका मूल्य है वो मर्दों ने चोरी कर लिया और फिर प्रॉपर्टी खड़ी करके मुझे ऐसा करता है। असल में उसने वो चुका दे। हाँ, और कोई कोई वाइफ है वो तो नौकरी भी करती, तो इतना मूल्य घर पे भी चुकाती है और उतना मूल्य, आर्थिक मूल्य बाहर से भी लाती है। फिर वो वाइफ पागल हो जाती है। मैंने देखी है। मैं हर रोज 8-10 प्रश्न सॉल्व करता हूँ लोगों का। दे बिकम लाइक मैनिया कि मैंने इतना किया लेकिन किसी को वैल्यू ही नहीं। सो दे गेट ऑल काइंड ऑफ थायराइड्स एंड ऑल काइंड ऑफ डिसीजेस, क्योंकि मन में ये निराशा है, दुख है, गुस्सा है, नफरत। तो जो 50 के बाद गृहिणियों के जो प्रॉब्लम होते हैं वो यही कारण से होते ना। बच्चे फिर ध्यान नहीं देते, क्योंकि वो अलग हो जाते हैं, कुछ अपने कारोबार में डूबे रहते हैं, नौकरी धंधे। तो ये जो रिश्तों का जाल है ना, असल में मैंने देखा कि वो पैसे न चुकाने का जाल है या डिस्काउंट का जाल है ना। हम किसी डॉक्टर के साथ रिश्ता रखते हैं तो हमें होता है कि यहाँ 10% डिस्काउंट मिलेगा, 20% डिस्काउंट मिलेगा, या सच्ची एडवाइस मिलेगी। हमारे भीतर ये जो गणितज्ञ है, गिनती, वो चलती ही रहती कि काम का आदमी है। हाँ, कहीं पे मैंने पढ़ा था कि हम यही देखते हैं कि काम का आदमी है, आदमी का काम नहीं देखते। आदमी जो काम कर रहा है वो नहीं देखते, हम यही देखते हैं कि ये काम का आदमी है। तो ये रिश्तों में भी बहुत सारी ट्रिक्स है वो चलती रहती है, और क्योंकि हर जगह चलती है, अमेरिका में भी चलती है, अफगानिस्तान में भी चलती है, आर्मेनिया में भी चलती है। 100 साल पहले भी यही था, 200, 500, 400 साल पहले भी यही था। तो वो हमें नॉर्मल लगता है। जैसे हम 52 अरब जीवों को मार डालते हैं, वो हमें नॉर्मल लगता है कि इसमें क्या, ये तो 100 साल पहले भी मारते होंगे कुछ कम, लेकिन इसमें ये तो रूटीन हो गया। तो हम जो ट्रिक्स है जो एक व्यापक तरीके से चलती है, जैसे रिश्ते भी ट्रिक्स है।
जो व्यापक तरीके से जो ट्रिक्स चलती है, जो पुनरावर्तित होती है, जो बहुत लंबे समय तक चलते हैं, जो भी युक्तियां जो हर जगह चलती है, तो जहां वो जो आदमी वो युक्तियां नहीं करता, वो हमें युक्तिबाज लगता है। मेरी भांजी आई थी कनाडा से, तो उसका अभी होने वाला हस्बैंड भी साथ में था। तो वो उसको बोलती है अ, कि मामा के साथ बात करने में ध्यान रखना, बहुत शार्प है। तो राघव हंसता है कि मामा आप शार्प हो। मैंने कहा ठीक है, अभी मेरी भांजी कहती है तो मान लेता है शार्प है, लेकिन मैं शार्प हूं और वो पहचान गई कि मामा शार्प है, तो शार्प पर कौन हुआ, कौन ज्यादा शार्प? आप समझे कि एक आदमी शार्प है, कातिल है, वो आप पहचान गए कि ये कातिल है, तो ज्यादा कातिल कौन हुआ? तो सृष्टि बोलती है कि छोड़ो मामा अभी। तो ये ऐसा है कि जब चारों तरह युक्तियां चलती है और आप वो युक्ति से थोड़े अलग रहते हैं, करते हैं, लेकिन आप उससे खुश नहीं है वो युक्ति से। लोग युक्ति करके खुश होते हैं और कुछ लोग हैं उसको युक्ति करनी पड़ती। वो दोनों में आसमान जमीन का अंतर। ऐसा नहीं है कि लोग, क्योंकि यहाँ पे जीना है, यहाँ पे मरना है, और यही जो भी है वो यही लोग है, तो मनुष्य युक्ति करता है क्योंकि उसके बिना रहा नहीं जा सकता। लेकिन वो आसमान से माफी मांग लेता है कि मुझे ये युक्ति कर रही पड़ी, अपने ही लोगों के साथ, क्योंकि यहाँ सब अपने हैं। और कुछ लोग हैं वो युक्ति किए बिना नहीं रह सकते ना, उसको मजा नहीं आता। तो आदमी अक्सर ऐसा होता है कि ये चार स्टोरी के द्वारा कुछ जो पॉइंट्स है वो हमने देखे युक्ति पार्ट 2 में। करेक्ट, अगली बार हम युक्ति पार्ट 3 में युक्तियां आगे देखेंगे। हाँ, क्योंकि जो बहुत पुरातन युक्तियां है, हाँ, जो चारों तरफ चलती ही रहती है, वो हमें नॉर्मल लगती है, रूटीन लगती है, स्वाभाविक लगती है ना, उसमें हमें कुछ गलत नहीं दिखाई देता। जैसे 52 अरब हम जीव मार डालते हैं, तो वो तो रूटीन है, स्वाभाविक है। वो फैक्ट्रियां बन गई है, अभी तो 100% कुछ फैक्ट्रियां ऑटोमेटेड है। तो ना उनकी चीखें हमें सुनाई देती है, वो जीवों की। करेक्ट, ना उसके दुख दर्द हमें पहचान में आते। इसके बारे में ना हमको कुछ पड़ी है, ना हमारे मार्गदर्शकों को कुछ पड़ी। लेकिन सत्य तो वही है ना, अगर हम ना देखना चाहे तो उससे वो मिट तो नहीं जाएगा। वैसे ही जो विस्तृत है, व्यापक है, पारंपरिक है, जो सांस्कृतिक असत्य है, और जो बहुत पुरातन है, ऐसे सत्य हमेशा हमें सत्य ही लगेंगे। और यही तो ट्रिक है, क्योंकि जो असत्य थे उसको सत्य का आधार दिखाकर असत्य को
का धंधा बना दिया गया है। जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, वो भी क्या है? असल में वो जनतंत्र है ही नहीं, धनतंत्र है। आप किसे भी वोट दे, क्या फर्क पड़ता है? कोई भी पार्टी का एमएलए हो या कोई भी पार्टी का कोई भी हो, जिसको उसकी जरूरत पड़ेगी वो कुछ न कुछ एडजस्ट कर ही लेगा बंद कमरों में। मतदाता तो उसको 5 मिनट काम आता है, लेकिन जो सेठ जी है उसको 5 साल काम आते। आधी रात को भी वो थैली लेके दौड़े चले जाएंगे करीब। तो जो राजनीति है उसको तो ये एग्जाम जैसा दिखता है कि कहाँ फिर से इलेक्शन आ गई, ऐसी धूप में घूमना है, ये करना है। फिर जीत जाता है तो कि हाँ अब ठीक है, फिर वो अपने कॉन्ट्रैक्टरों को, सप्लायरों को, धनपतियों को बुलाते हैं कि चलो लाओ फाइल और निकालो पैसे। तो ये सब जगह धन तंत्र है। हम भी धन के लिए ही नौकरी की मैंने, तो मैं भी धन तंत्र का हिस्सा था, ऐसा नहीं है। तो ओशो मस्त कहते हैं कि हम बनाने निकले थे जनतंत्र, कि जहां हम सब मिलकर तय करेंगे कि हमें कैसा दुनिया बनाना है, ये बनाना है। जनतंत्र बनाने निकले थे लेकिन बन गया धनतंत्र। तो फिर से ये जागृति से, चेतना से, फिर से ये जो धनतंत्र है उसको जनतंत्र बना सकते हैं, ऐसा नहीं। सिर्फ जागृति और चेतना का फर्क है। अगर आप में जागृति नहीं है, मासिस में चेतना नहीं है, तो वो जनतंत्र धनतंत्र में बन जाता है। जो भी ज्यादा चारा डालता है उस तरफ सब चले जाते हैं। जो शुभ सूत्र है वो लाभ सूत्र में कन्वर्ट हो जाता है। अगर भक्ति नहीं है, चेतना नहीं है, जागृति नहीं है, प्रार्थना नहीं है, ध्यान नहीं है, साधना, आराधना, तपस्या, पूजा, भावना ये नहीं है, तो सब कुछ लाभ सूत्र में कन्वर्ट हो जाता है। और लाभ सूत्र में जो भी कन्वर्ट हो जाता है वो धन तंत्र बन गया। फिर वो समाज हो, राजनीति हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, विज्ञान हो, टेक्नोलॉजी हो, इंजीनियरिंग, चेतना और जागृति की गैरहाजिरी में, गैर मौजूदगी में सब कुछ धन तंत्र बाय डिफॉल्ट बन जाता है। तो आज हमने कुछ 4 स्टोरियां देखी, उसके ऊपर से जो बिंदु निकले, पॉइंट्स बनाए, वो देखा। वो काफी हार्ड है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने कहा या किसी ने कहा तो आप मान लो। आपका जीवन का जो अनुभव है, अब तक का समझ है, उसमें जो जितना बैठता है बिठा लो, नहीं बिठता है भूल जाओ, सिंपल है। हाँ, कोई भी आदमी कुछ भी बोले, कुछ चीजें बैठ जाती है, तो वो याद रखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि बैठ गए। और कुछ चीजें मैं बोला, शायद अभी नहीं बैठती, 10 साल बाद, 5 साल बाद बैठे या ना भी बैठे पता नहीं। तो छोड़ो उसको, भूल जाओ, वो आपके लिए नहीं है अभी। तो ये सिंपल है। when you keep an open mind, when you keep an active mind, when you have a creative and innovative mind, तो आप कुछ भी चीज जो आपकी मान्यता के खिलाफ है,
वो भी आप एग्जामिन तो कर ही सकते। आपका जो अब तक का जो समझ है, जो आपके अनुभव है, उसमें जो ठीक बैठता है वो ठीक है, नहीं ठीक बैठता भूल जाओ, ऐसे ही फॉरगेट इट, सिंपल। फिर नया कुछ आए उसके लिए अपने मन को खुला रखो। जो नहीं फिट बैठता उसको फिट बैठाने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। नया कुछ आएगा उसमें से कुछ फिट बैठेगा, कुछ नहीं बैठेगा। ठीक है, जो फिट बैठा है उसको बैठने दो। जो फिट नहीं बैठना है वो आप भूल जाओगे, भूल जाओ, सिंपल। तो अगली बार हम कुछ आगे देखेंगे युक्तियों के बारे में। तो बहुत सारी युक्तियां मनुष्य जाति के साथ इतिहास में हुई है, राजनीति में हुई है, और कारोबार में भी होती रही है। और क्योंकि ये समाज में से ही तीनों निकले हैं, इतिहास और राजनीति, वो कोई चंद्र से तो राजनीतिक ना आता नहीं, या वैज्ञानिक आता नहीं, ना पुलिस, सब कुछ समाज में से ही आता है। अगर ये सब इतना भ्रष्ट है तो इसको जो संभालता है समाज वो कितना भ्रष्ट हो, आप समझो। तो ठीक है, ये थोड़ा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, लेकिन आप देख सकते हैं इसमें कुछ वजूद है कि नहीं। तो हमेशा मनुष्य के पास या तो वो लोकप्रिय हो सकता है या वो ऑथेंटिक हो सकता है। कलाकार के पास चॉइस नहीं है, कलाकार को तो लोकप्रिय होना ही है। लेकिन तपस्वी के पास चॉइस है कि वो लोकप्रिय होना चाहता है या ऑथेंटिक होना चाहता है। कभी कभी तपस्वी भी कला का सहारा लेता है, लेकिन तब उसका जो मकसद है वो ऑथेंटिसिटी का होता है, वो अनुभव का नहीं होता। जो कला से जो अनुभव आता है वो उसका मकसद नहीं है। तो कला भी अपनी जगह ठीक है। लेकिन कला है वो एक तपस्या का स्थान नहीं ले सकती। और तपस्वी अक्सर एक बहुत खराब कलाकार होते हैं। लोग भाग जाता है उस पर। ठीक है, दैट इज ऑल्सो द वे द नेचर वर्क्स, ये भी एक कुदरत की करामत है। सो वी शुड एक्सेप्ट इट एज अ द डिजाइन ऑफ नेचर। प्रकृति की ऐसी इच्छा मान के हम कुछ आगे कर सकते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे, प्रार्थना करेंगे। ओम 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 असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।